जय हिंद। यदु कैंपस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है गंगा नदी के बारे में। हम गंगा नदी के बारे में जानेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, गंगा नदी अपना मुहाना कहां बनाती है, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और गंगा नदी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। गंगा नदी के जल को इतना पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते। अगर नहीं पड़ते तो क्यों नहीं पड़ते, वो क्या वजह है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी क्लास में मिलेंगे। आइए समझते हैं गंगा रिवर के बारे में। भारत में दो तरह की नदियां पाई जाती हैं, एक हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। उत्तर भारत में हिमालय है और हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हिमालयी नदियां हैं। हिमालय में विशाल चोटियां हैं और चोटियों पर बर्फ जमा है। जब गर्मियों के समय जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो बर्फ पिघल करके घाटियों में आती है और वही घाटी में से पानी नदियों तक पहुंच जाता है। और इस तरह जो हिमालयी नदियां हैं उनमें बरस भर पानी रहता है, जिन्हें बारहमासी नदियां कहते हैं। वहीं अगर प्रायद्वीपीय नदियों को देखेंगे तो उनमें ऐसा नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियां मानसूनी नदियां हैं, उनमें समय के साथ पानी रहता है। जब मानसून आते हैं तभी पानी रहता है, बरस भर उनमें पानी नहीं रहता। अगर हिमालयी नदियों में जैसे देखेंगे गंगा है, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सभी नदियां बारहमासी नदियां। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां देखेंगे तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बेगई है, ताम्रपर्णी नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां, ये सभी नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा के बारे में। गंगा कैसी नदी है, तो एक हिमालयी नदी है जिसमें बरस भर पानी रहता है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है और उत्तराखंड में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। और पर्टिकुलर जगह का नाम पूछे तो गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है जिसका नाम है गौमुख हेमानी। गौमुख हेमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। और यही भागीरथी आगे चल के देवप्रयाग पर अलकनंदा नदी में मिल जाती है और उसके बाद इसका जन्म होता है गंगा नदी के। तो पहले हम समझ लेते हैं अलकनंदा के बारे में, फिर समझेंगे गंगा के बारे में। अलकनंदा का उद्गम सतोपंत ग्लेशियर से होता है। एक कहा जाता है कि जो चार धाम है उनमें से एक महत्वपूर्ण धाम है जिसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास में ग्लेशियर पड़ता है सतोपंत ग्लेशियर और सतोपंत से निकलती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी बहुत गहराई में बहती है। थोड़ा सा जब आगे चलती है तो एक और नदी आकर के मिलती है इसमें विष्णु प्रयाग पर, जिसका नाम है धौली गंगा नदी। अब दो बात आती है कि एक अलकनंदा मिली और एक नदी मिली धौली गंगा, तो इनका नाम आगे चल के धौली गंगा क्यों नहीं पड़ा, अलकनंदा क्यों पड़ा। तो देखो, जब भी कोई नदी जितनी ज्यादा गहराई में बहेगी, जितनी ज्यादा गहराई उसकी होगी, उस आगे उस नदी का नाम वही पड़ेगा जो नदी गहरी होगी। तो अलकनंदा ज्यादा गहरी है, धौली गंगा कम गहरी है, इसीलिए आगे इसका नाम अलकनंदा पड़ जाता है। आगे एक और प्रयाग पड़ता है नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। थोड़ा सा और आगे बहती है तो एक और प्रयाग पड़ता है जिसका नाम है कर्ण प्रयाग। प्रयाग पे मिलती है पिंडार नदी। प्रयाग माने होता है मिलन। और आगे चलता है तो रुद्र प्रयाग जगह पड़ती है। रुद्र प्रयाग पे मिलती है मंदाकिनी नदी। ये केदारनाथ के समीप एक ग्लेशियर पड़ता है चोराबाड़ी ग्लेशियर, वहां से निकलती है मंदाकिनी नदी और ये रुद्र प्रयाग पे आकर के अलकनंदा में मिल जाती है। और आगे चलती है तो एक और प्रयाग पड़ता है देव प्रयाग। अलकनंदा इन सभी नदियों का पानी लेकर के देव प्रयाग पे भागीरथी में मिला देती है और यहां भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों देव प्रयाग पे मिल करके और आगे इन्हीं का नाम पड़ जाता है गंगा नदी। गंगा नदी हरिद्वार के समीप पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इससे पहले तो उबड़ खाबड़ जगह है, अर्थात हिमालय से होती हुई आती है और पहली बार जो मैदानी भाग मिलता है इसको वो हरिद्वार में मिलता है। और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में इसका जो जिला है जिसमें प्रवेश करती है उसका नाम है बिजनौर और इस तरह से यूपी में आ जाती है। अब समस्या यह है कि ये सब प्रयाग याद कैसे रहेंगे, तो एक लाइन है उसमें सारे याद हो जाएंगे। देव भागीरथ रूम में बैठे, कानों में पेंडल पहन रहे हैं, नाना विष्णु धौली गंगा में स्नान कर रहे हैं। देव भागीरथ रूम में बैठे, कानों में पेंडल पहन रहे हैं, नाना विष्णु धौली गंगा में स्नान कर रहे हैं। देव से हो जाएगा देव प्रयाग। कौन सी नदी मिलेगी, भागीरथी मिलेगी। सब में अलकनंदा मिला रहे हैं तो सभी नदियों में अलकनंदा नदी आकर के मिलेगी। रुद्र प्रयाग पे कौन सी मिलेगी, मंदाकिनी नदी मिलेगी। कर्ण प्रयाग पे पिंडार नदी मिलेगी। नंद प्रयाग पे नंदाकिनी नदी आकर के मिलेगी और विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा नदी आकर के मिलेगी। और ये सभी नदियां किस में मिलेंगी, तो अलकनंदा में आकर के मिल जाएंगी। ये जो डायग्राम बना है, अगर ये क्रमशः याद नहीं रहे तो आप ये दो लाइन याद कर लो जो आपको क्रमशः याद रहेंगे। तो गंगा का, पहले तो गंगा सीधी नहीं निकलती, गंगा का उदय कैसे हुआ ये हमने पीछे देखा कि गंगा का उदय कैसे हुआ। अब हम देखेंगे गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। गंगा निकलती है गौमुख हिमानी से।
कोई भी नदी होती है उसके दो तट होते हैं, एक होता है बायां तट, एक होता है दायां तट। तो नदी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हो जाओ। तो उस डायरेक्शन में जा रही है तो इधर मुंह किया और खड़े हो गए। अब इसमें देखो ये वाला हाथ जो है वो बायां है, तो ऊपर की साइड की जितनी भी नदियां हैं वो बाईं तट से आकर मिलेंगे और जो नीचे वाली नदियां हैं वो सभी दाईं तट से आकर के मिलेंगे। अर्थात हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां बाएं तट पे आकर के मिलती हैं और नीचे वाली नदियां सभी दाएं तट पे आकर के मिलती हैं। यहां से भी प्रश्न पूछा है कि कौन सी नदी है जो गंगा के दाएं तट पे मिलती है और बाएं तट पे मिलती है। तो गौमुख हिमानी से निकलती हुई और ये बांग्लादेश, ये गौमुख हिमानी से निकली उत्तराखंड से, उसके बाद यूपी में प्रवेश की, यूपी के बाद बिहार में पहुंची, बिहार के बाद झारखंड में पहुंची, झारखंड के बाद बंगाल में और बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में पहुंची। बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है और वहीं जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है जिसे कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, अर्थात इसकी जो आकृति के आधार पर देखा जाएगा, आकार के आधार पर, उसे हम चापाकार डेल्टा कहते हैं। गौमुख हिमानी से निकलती हुई पहली बार इसमें अगर कोई सहायक नदी मिलती है तो रामगंगा नदी मिलती है। यह भी उत्तराखंड से ही निकलती है रामगंगा नदी और कन्नौज के समीप आकर के गंगा में मिल जाती है। और आगे जब चलते हैं तो दूसरे नंबर पर जो नदी मिलती है उसका नाम है गोमती नदी। अब गोमती नदी हिमालय से नहीं निकलती, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां बाएं तट पे आकर के मिलती है, लेकिन एक नदी ऐसी है जो एक समतल मैदान से निकलती है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है पीलीभीत और पीलीभीत में एक झील पड़ती है जिसका नाम है फुल्लर, और फुल्लर झील से निकलती हुई गोमती नदी और गाजीपुर के समीप अपना जल गिरा देती है गंगा नदी में। और आगे बढ़ते हैं तो एक घाघरा नदी मिलती है। घाघरा नदी नेपाल से निकलती है। घाघरा और गंडक दोनों ही नदियां नेपाल से आती हैं। घाघरा नदी नेपाल से आती है, थोड़ा जब आगे चलती है तो एक और आती है शारदा नदी हिमालय से, और शारदा नदी आकर के अपना जल घाघरा नदी में गिरा देती है। इन दोनों जल को लेकर के घाघरा आगे की तरफ बढ़ती है और इसी घाघरा का नाम आगे चल के सरयू हो जाता है। और अयोध्या किस नदी के किनारे है तो सरयू नदी के किनारे है। और यही आकर के सरयू और आगे आती है और आगे आती है, बिहार में एक जिला पड़ता है छपरा, और बिहार के छपरा जिले में अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है और गंगा नदी में मिल जाती है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक नदी पड़ती है गंडक नदी, यह भी नेपाल से निकलती है और ये नेपाल से निकल करके बिहार में पहुंचकर एक जिला पड़ता है हाजीपुर, हाजीपुर के समीप अपना पानी गंगा नदी में गिरा देती है। और आगे हिमालय से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी नदी। कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी नदी, और कोसी नदी अपना पानी भागलपुर के समीप गंगा नदी में गिरा देती है। गोमती घाघरा गंडक कोसी गंगा है इन सबकी मौसी। गोमती घाघरा गंडक कोसी गंगा है इन सबकी मौसी, आपको क्रम से याद रह जाएंगे। गोमती घाघरा गंडक कोसी गंगा है इन सबकी मौसी, और गंगा के साथ ही जोड़ लेना बगल में रामगंगा। अब देखते हैं नीचे वाले तट पे। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे वाले तट पर अर्थात दाएं तट पे कोई भी नदी, ज्यादातर नदियां सब नीचे से आई हैं, लेकिन एकमात्र हिमालयी नदी जो दाएं तट पे आकर के मिली है, कौन सी है तो यमुना नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपूर चोटी से निकलती है और बंदरपूर चोटी से निकलकर निकलती हुई प्रयागराज में जाकर के अपना पानी गंगा नदी में गिरा देती है। इसी को कहते हैं प्रयाग। प्रयाग माने होता है मिलना। यहां तीन नदियों का संगम होता है, गंगा नदी का होता है, यमुना का होता है और सरस्वती का होता है। पर सरस्वती नदी आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो वहां जल की धारा निकलती दिखाई देती है, तीसरी धारा। अब ये नहीं पता चलता धारा कहां से निकल रही है, इसीलिए कहा जाता है बहुत पवित्र जगह है। वहां पे तीन नदियों का संगम है, सरस्वती का है, यमुना का है और गंगा का है। और थोड़ा सा आगे चलेंगे नीचे तो एक पहाड़ी पड़ती है अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, और इस सोन नदी आगे चल के गंगा में पटना के समीप अपना जल गिरा देती है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। सोन की एक सहायक नदी है रेहंद नदी। रेहंद नदी पे सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक परियोजना बनी है रेहंद परियोजना। ये गंगा नदी आगे जाती है
आगे जाती हुई जब ये बंगाल में पहुंचती है तो बंगाल में पहुंचकर ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक इसकी मेन शाखा जो सीधी है वो बांग्लादेश में चली जाती है जिसका नाम पद्मा पड़ जाता है। एक शाखा नीचे की तरफ टूट जाती है जिसका नाम हुगली पड़ जाता है। कलकत्ता इसी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। और हुगली की एक सहायक नदी और है बहुत महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं दामोदर नदी। छोटा नागपुर पठार से निकल करके दामोदर नदी और किसमें मिल जाती है तो हुगली नदी में मिल जाती है। और गंगा नदी अपना कंप्लीट जो पानी मेन धारा से लेकर के बांग्लादेश में चली जाती है, ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है और वहां जाकर के सुंदर वन डेल्टा का निर्माण कर देती है। यमुना नदी की भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। यमुना नदी तो मिलती है लेकिन कुछ यमुना नदी में भी आकर के मिलती हैं कुछ सहायक नदियां हैं। यमुना गंगा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यमुना में देखेंगे तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये है यमुना की देन। चार नदियां महत्वपूर्ण हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये है यमुना की देन। चंबल, ये ज्यादातर सभी नदियां मालवा के पठार से निकलती हैं जो एमपी में पड़ता है। चंबल नदी की बात करें तो जानपाहु पहाड़ी से निकलती है और जानपाहु पहाड़ी से निकल करके चंबल नदी इटावा के समीप अपना पानी जमुना में गिरा देती है। चंबल की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है छिप्रा और छिप्रा के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। और आगे चलते हैं तो एक और सिंध नदी निकलती है मालवा के पठार से जो इटावा के पास में ही अपना जल गिरा देती है यमुना नदी में। और आगे की तरफ चलते हैं तो एक और नदी निकलती है मालवा के पठार से, बेतवा नदी। और बेतवा नदी अपना जल हमीरपुर जिले में जाकर के गिरा देती है। बुंदेलखंडी जिला है, हमीरपुर है, बांदा है, सब आगे। और एक और नदी आती है केन नदी और केन नदी अपना जल बांदा डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी में मिला देती है। तो ये पूरा का पूरा जो नदियां हैं, मेन नदी गंगा है, फिर गंगा की और एक सहायक नदी यमुना है, लेकिन इनकी भी जो सहायक नदी इस कंप्लीट पूरे को तंत्र को हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। यही कारण है कि गंगा का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। देखो सबसे पहले गंगा में यमुना मिली, यमुना की भी सहायक नदियां मिली, उनकी भी सहायक नदियां मिली, इसी को कहते हैं अपवाह तंत्र। गंगा का उद्गम गौमुख हिमानी से होता है, डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है जिसको हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। लंबाई है इसकी भारत में 2525 किलोमीटर। कितने राज्यों से तो 5 राज्यों से जाती है। उत्तराखंड से जाती है, यूपी से जाती है, बिहार से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश में बनाती है और सबसे छोटी सीमा वो है जो झारखंड में बनाती है। गंगा में जितनी भी नदियां आती हैं, जितना भी पानी आता है, जो भी है, घाघरा है, गंडक, कोसी है, रामगंगा, वो सभी नेपाल से ज्यादातर आती हैं। नदियां हिमालय से आती हैं, इसीलिए नेपाल को गंगा का वाटर टावर कहा जाता है। क्योंकि नेपाल को वाटर टावर इसीलिए कहा जाएगा कि सारा का सारा पानी नेपाल से ही गंगा नदी में आ रहा है, इसीलिए इसको वाटर टावर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा नदी। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। गंगा के पानी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? गंगा का इतना पवित्र स्थान क्यों है? तो गंगा का एक तो पौराणिक दृष्टि से गंगा का बहुत महत्व है, दूसरा गंगा का पानी इतना पवित्र है कि कितने दिन भी आप अपने घर रखो उसे खराब नहीं होगा। क्यों खराब नहीं होगा? तो इसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरिया फोस नामक जीवाणु पाया जाता है, जो गंगा के पानी में रासायनिक अवांछनीय जो पदार्थ होते हैं उनको वो खा लेता है, खा पी के खत्म कर देता है और गंदगी को समाप्त कर देता है। साथ ही उसके पानी में सल्फर भी पाया जाता है। यही कारण है इस बैक्टीरिया की वजह से और सल्फर की वजह से गंगा का पानी बहुत स्वच्छ रहता है और गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।